गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरी गुड ऑडियो इवनिंग। भी हाँ, गुड इवनिंग मैम। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? माय ऑडियो वीडियो क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी नो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, आज हम करेंगे आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड आईओएस। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड आईओएस। अगर कोई इनकम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स में नहीं आई और वो एग्जेम्प्ट भी नहीं है, तो जरूर आएगी आईओएस में। और इसे हम कहते हैं कि बची कुची इनकम जो कहीं नहीं आई वो हम आईओएस में डाल देंगे। राइट। सो सो आज हम लोगों ने आईओएस खत्म करना है, तो मेरी जो बुक है मैं उसे ओपन कर रहा हूं आपके सामने। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यानी चार्जिंग सेक्शन हमें बता रहा है कि कौन कौन सी इनकम्स हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर उसने बताया कि कौन कौन सी इनकम है जो आपकी आईओएस में आएंगी। सबसे पहले डिविडेंड। लास्ट ईयर तक आईओएस में फॉरेन कंपनी का डिविडेंड आता था, क्योंकि वो शेयर होल्डर के एंड में टैक्सेबल होता था। और इंडियन कंपनी या म्यूचुअल फंड या यूटीआई का डिविडेंड शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट होता था, क्योंकि कंपनी को उस पर सीडीटी देना होता था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या एडिशनल टैक्स। बट फ्रॉम दिस ईयर, ये अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनना, इस साल से अब डिविडेंड इंडियन कंपनी का भी शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होगा। कंपनी उस पर सीडीटी नहीं पे कर रही है। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन कंपनी का डिविडेंड भी अब क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। फिर बात आई बिनिंग फ्रॉम लैटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेज इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेज। स्टूडेंट क्या है? हॉर्स रेस को याद रखते हैं, जबकि यहां शब्द है रेसेज इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेज। सर तो फिर यहां रेसेज का मतलब क्या है? सर कार रेस आएगी यहां पर? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं आएगी। सर वो पीटी ऊषा वाली रेस आएगी? नहीं जी, वो भी नहीं आएगी। फिर कौन सी आएगी? जानवर ऑपरेटेड रेस, घोड़ों की रेस, बैल की रेस, खरगोश की रेस, इन तरीके की जो रेस है जो वो यहाँ पर कवर्ड है। कार्ड गेम्स, यानी आप जो जुआ खेलते हो उस पर भी टैक्स लगेगा। सारी रेस आएंगी हल जानवर की। एंड अदर गेम्स ऑफ एनी फॉर्म। बताइए, अदर गेम्स ऑफ एनी फॉर्म का मतलब यहाँ क्या होगा? जरा कोई बता सकता है मुझे? अदर गेम्स ऑफ एनी फॉर्म क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कौन सा गेम हो सकता है यहाँ पर?
नहीं, स्पेकुलेटिव तो अलग चीज हो गई। गैम्बलिंग ऊपर शामिल है। ये देखो यहां भी लिखा, ये लिखा हुआ है, ये देखो केबीसी, बिल्कुल सही बोला विकास तिवारी ने। केबीसी, छप्पड़ फाड़ के, 10 का दम, इस तरीके के जो गेम्स हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म। बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म का मतलब हो गया जैसे लोग लगाते हैं ना मैच के ऊपर कि भाई ये सेंचुरी मारेगा, इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान हारेगा, इस तरीके की कोई भी मैच होता है या इस तरीके की कोई शर्तें लगाई जाती हैं, वो यहाँ पर कवर है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखो ये चीजें तो पता चल जाएंगी, बट लॉटरी लॉटरी पता चल जाएगी, ये जुआ ये कैसे पता चलेगा, शर्त वगैरह, या ये कार्ड गेम ये कैसे पता चलेगा। बट ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है अगर कोई ईमानदारी से देना चाहे टैक्स तो दे दे, हम क्यों मना करेंगे, राइट। फिर as some received from employees contribution to provident fund or any other welfare fund if such income is not chargeable to tax under the head PGBP। देखिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पैसे काट लेता है, कुछ अपने पास से मिलाता है, और दोनों पैसे इकट्ठे करके वो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए प्रोविडेंट फंड में जमा कराता है, और ये एम्प्लॉय के रिटायरमेंट पर मिलते हैं। तो एम्प्लॉय की सैलरी से जो पैसे काटे, सुन लीजिए मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, एम्प्लॉय की सैलरी से जो पैसे काटे, अगर वो पैसे एम्प्लॉयर टाइमली जमा नहीं कराता है और ऐसी कोई उसके ऊपर पाबंदी भी ना हो कि तुझे टाइम से पैसे जमा कराने हैं, तो नेचुरल बात है वो एम्प्लॉय के पैसे को काट के अपना कहीं भी यूज कर सकता है, मिस यूज कर सकता है, जुआ सट्टा खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट बोली कि एम्प्लॉयर अगर आपने एम्प्लॉय की सैलरी से कोई अमाउंट काटा है, कंट्रीब्यूशन लिया है, तो प्लीज डिपॉजिट इट ऑन टाइम, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम इसे आपकी इनकम मान लेंगे, और इनकम मानकर आपसे क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब वो कह रहे हैं अगर वो टैक्स आपका पीजीबीपी में नहीं लगा है तो फिर वो कहां लगेगा, आईओएस में लग जाएगा, दैट्स ऑल। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है, ये समझे जरा। ये देखिए प्रैक्टिकल आ सकता है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक ये फैक्ट्री है, ये इसमें प्लांट एंड मशीनरी लगे हुए हैं। अब जिसकी ये फैक्ट्री है उस पर दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, कंबाइंड लेट आउट करें। कंबाइंड लेट आउट का मतलब बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी, दोनों का सिंगल रेंट ले ले, सिंगल रेंट। ऑप्शन 2, सेपरेट लेट आउट। देखिए अगर अलग अलग है तो बिल्डिंग चली जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में, ये चला जाएगा आईयूएस में। और अगर ये कंप्लीट, सॉरी सॉरी गलत बोल गया मैं, सिंगल रेंट है ना तो सारे का सारा आईयूएस में जाएगा। और अगर सेपरेट है तो सेपरेट में बिल्डिंग का अलग चार्ज किया और प्लांट एंड मशीनरी का अलग। तो बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, प्लांट एंड मशीनरी आईयूएस में टैक्सेबल। तो इस तरीके से टैक्स लगेगा। अगर कंबाइंड है, सिंगल रेट है, तो सारा का सारा आईयूएस में, और अलग अलग है तो बिल्डिंग का हाउस प्रॉपर्टी में और प्लांट एंड मशीनरी आईयूएस में। अब मेरा एक सवाल है, आप लोगों से सोच के जवाब देना। आपके क्लाइंट की ये फैक्ट्री है, आप उससे कैसे से लेट आउट कराएंगे, मतलब बिल्डिंग अलग, प्लांट एंड मशीनरी अलग, या फिर दोनों को सिंगल रेंट पे कैसे करेंगे, जरा अपनी सलाह दीजिए। सब लोग लिखा करें प्लीज। देखिए मेरी सलाह ये है कि भैया मैं दोनों तरीके से टैक्स निकाल के देखूंगा, दोनों तरीके से, और फिर जिसमें मेरे क्लाइंट की टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी मैं वैसा ही एग्रीमेंट करवा दूंगा, वैसा ही एग्रीमेंट करवा दूंगा। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, फटाफट बताओ। चलिए आगे चलते हैं फिर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, प्लीज ये भी ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखिए साहब, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी,
और डिविडेंड। अगर मैं सिक्योरिटीज को बिजनेस करता हूं, उनका सिक्योरिटीज खरीदता हूं, बेचता हूं, मेरा यही काम है, तो अगर मेरा बिजनेस है तो निश्चित तौर पर सिक्योरिटी जो होंगी मेरा क्या कहलाएगी? स्टॉक। अब बताइए, क्या ऐसा संभव है कि जिस दिन ये कंपनी जिसकी ये स्टॉक है उसकी ब्याज जब मिल रही हो तो कुछ सिक्योरिटी मेरे स्टॉक में पड़ी हो, बिकी हुई ना हो, और अगर वो बिकी नहीं है तो निश्चित तौर पर कंपनी वो ब्याज मुझे देगी। तो इसका मतलब यहां इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिल रही है तो मेरी इनकम हो गई। अब बताइए इसे मैं क्या मानूं, बिजनेस इनकम मानूं या पीजीबीपी की इनकम मानूं? सिक्योरिटी मेरे स्टॉक इन ट्रेड था, स्टॉक इन ट्रेड की वजह से मुझे ब्याज मिली, तो ये ब्याज जो होगी मेरी वो बिजनेस इनकम, पीजीबीपी या आईओएस? फटाफट बताएं। सो ध्यान रखिएगा, एकदम साफ शब्दों में लिख रहा हूं, यहां होगी पीजीबीपी, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके पटक दिया और फिर ब्याज आ रही है तो होगी आईओएस। प्लीज लिखते रहना जो मैं लिख रहा हूं यहां पर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अगर बिजनेस है और फिर इंटरेस्ट आ रही है तो पीजीबी की इनकम, और इन्वेस्टमेंट कर रखा है और फिर इंटरेस्ट आ रही है तो आईओएस की इनकम। चलिए साहब, अब आगे यहां पर डिविडेंड लिख लीजिए मेरे साथ। डिविडेंड विल ऑलवेज बी टैक्स्ड अंडर द हेड, यू ऑब्लिक एच का मतलब अंडर द हेड आईओएस, irrespective of shares are held as stock in trade or as investment or as investment or as investment। बताइए, समझ आई ये बात? और सबने लिख भी ली होगी जहां तक मैं समझता हूं। A sum received under Keyman insurance policy, sum received under Keyman insurance policy। चलिए सही बताते हैं। देखिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी का, प्रिंसिपल एजेंट का, अगर वो इंपॉर्टेंट है उसके लिए तो वो उसका इंश्योरेंस करा सकता है, और ऐसे इंश्योरेंस को कीमैन इंश्योरेंस बोलते हैं। और अगर मान लो एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराया कीमैन, तो एम्प्लॉय के साथ क्या हो सकता है? उसकी डेथ हो सकती है, डिसेबल हो सकता है, इसलिए काम छूट जाए। वो आपको छोड़ के चला जाए, इसलिए काम छूट सकता है। और तीसरा, वो हमेशा आपके साथ रहा और पॉलिसी मैच्योरिटी पर आ गई। सो एम्प्लॉय के जाने पर, चूंकि ये एम्प्लॉय इतना इंपॉर्टेंट है कि जब ये होता है आपके प्रेमाइसेज में, आपके साथ होता है तो 500 करोड़ की टर्नओवर, और ये नहीं होता है तो 300 करोड़ की टर्नओवर, 200 करोड़ की टर्नओवर पे इफेक्ट आ गया, तो निश्चित तौर पर एम्प्लॉयर अपने ऐसे एम्प्लॉय का क्या कराएगा? इंश्योरेंस जरूर और जरूर करवाएगा। अब कल को ये भग जाता है तो क्या हो सकता है? या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, मतलब पूरी लाइफ मान लो एम्प्लॉय उसके साथ रहा, अब पॉलिसी मैच्योर होने पाई तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पॉलिसी गिफ्ट कर देता है कि भाई तू रख, कोई बात नहीं, तू पैसे ले। तो ऐसी स्थिति में पैसे किसे मिल सकते हैं? 3 लोगों को मिल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं। एम्प्लॉय को मिल सकते हैं, एम्प्लॉयर को मिल सकते हैं, और एम्प्लॉय के लीगल हेयर्स को मिल सकते हैं। अगर ये पैसा मिलता है इन लोगों को तो नेचुरल बात है, सैलरी मिला तो, सॉरी, एम्प्लॉय को मिला तो सैलरी हेड में टैक्सेबल, एम्प्लॉय को मिला तो पीजीबीपी हेड में, और लीगल हेयर्स को मिला तो
आईओएस में टैक्सेबल होगा। तो कीमैन इंश्योरेंस से जब पैसा मिलता है तो वो इस तरीके से देखना होता है किसको पैसे मिले, और जिसको मिले उसके हिसाब से टैक्स लग जाता है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए अब पॉइंट आया, एनी सम और मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विदाउट कंसिस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल or a HUF from any person exceeds 50,000 the whole of such sum। यानी अब गिफ्ट की बात हो रही है, तो मैं सीधा आपको गिफ्ट के सेक्शन पे ले चलता हूं और हम वो गिफ्ट का सेक्शन करेंगे। अब देखिए ये हमारा गिफ्ट का सेक्शन है। इंडिविजुअल और HUF को मिलता है कुछ, देखो इंडिविजुअल और HUF ही नेचुरल पर्सन हैं, इन्हें अगर कुछ मिलता है गिफ्ट के तौर पर, कैश और इक्विवेलेंट, या फिर प्रॉपर्टी। अब देखिए गवर्नमेंट ने यहां पर बताया कि भैया एक इंडिविजुअल HUF को मनी और प्रॉपर्टी, ये दो बातें ध्यान रखनी है, मनी और प्रॉपर्टी मिलती है तो जिसको प्राप्त हुई है रिसिपिएंट के हैंड में, टैक्सेबिलिटी कैसे होगी वो इस सेक्शन में बताया गया है। कैश या कैश इक्विवेलेंट मतलब चेक वगैरह, ड्राफ्ट वगैरह, ऑनलाइन ट्रांसफर, कुछ भी पेमेंट हाथ में आ रहा है, या प्रॉपर्टी का मतलब ये इतने सारे आइटम, इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। ये 9 आइटम ये हो गए, और एक मनी, यानी टोटल 10 आइटम। ये 10 आइटम अगर प्राप्त होंगे तो हमारी गवर्नमेंट बोली कि भैया हम उस पर टैक्स लगाएंगे, एक लिमिट तक तो माफ करेंगे, और उससे ऊपर है तो क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, मैं यहां पे लिखूंगा और आप उसे कॉपी करना शुरू करें, ताकि आपको एक छोटा सा चार्ट में बना दूं इस सेक्शन का, और वो आपको हेल्प करेगा फिर। राइट, चलिए मनी और प्रॉपर्टी मनी और प्रॉपर्टी, एक आइटम ये हो गया और 9 आइटम्स मनी के हो गए, तो टोटल, सॉरी प्रॉपर्टी के टोटल 10 आइटम्स आइटम्स रिसीव्ड। अब देखिए किस किस से, पहले चार्ट लिख लेंगे हम, फिर उसके बाद में एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। मेरे साथ साथ लिखते रहिए। ग्यारह लाइनें ली हैं मैंने ये। फ्रॉम ए रिलेटिव, नंबर 2, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, बाय वे ऑफ बिल और इनहेरिटेंस, साथ ही साथ लिखते रहना प्लीज। नंबर 4, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर, डेथ ऑफ पेयर। 5वां, फ्रॉम ए लोकल अथॉरिटी,
6 from university education institutions from charitable institutes 12AA और ये करेक्शन है इस बार अमेंडमेंट 12AB। बस ये जरा सा जोड़ा था इस सेक्शन में। शेयर्स ऑन अमालगमेशन डीमर्जर section 47 due to section 47 trust for the benefit of relative of individual और 11th any compensation in connection with the termination or modification of employment। सब बताता हूं दोस्त, चिंता ना करो, पहले आप फटाफट से इसे कॉपी करो। देखिए, मनी एक्सीडिंग ₹50,000 और प्रॉपर्टी। हमारी गवर्नमेंट कह रही है अगर ये मनी या प्रॉपर्टी में 9 आइटम्स हैं। जैसे एक बच्चे ने पूछा मुझे, 8वां है ड्यू टू सेक्शन 47। इशिता, ड्यू टू सेक्शन 47। एक स्टूडेंट ने पूछा बुलियन क्या होता है, तो आपने देखा होगा सोने के बिस्किट, ईंट वगैरह होती हैं, दे आर कॉल्ड बुलियंस। ठीक है, क्लियर तरुण? चलिए अब सुने मेरी बात। ये आइटम 10 आइटम 11 लोगों से मिले। लिखिए, जितनी मर्जी वैल्यू हो, वैल्यू के हो, ऐसे ही लिखना, 100% एक्सेप्ट, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। 10 आइटम 11 लोगों से मिलेंगे, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। 10 आइटम 11 लोगों से मिलेंगे, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। अब ये 11 लोग थोड़े डिटेल में और बता दो सर, बता देता हूं। सबसे पहले रिलेटिव है, मैंने कुछ नहीं किया, अपनी बुक के 11 पॉइंट यहां लिख दिया आपके सामने। अब थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखिए साहब,
रिलेटिव का मतलब क्या है? देखो, रिलेटिव का मतलब मैंने नीचे डिटेल में दिया है। स्पाउस के केस में इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना। यानी मैं इंडिविजुअल हूं, मुझे मेरी पत्नी से कोई गिफ्ट मिला, वो यहां पर है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। मेरी पत्नी ने मुझे 5 करोड़ का एक बंगला गिफ्ट किया, मेरे हैंड में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। बताइए, कोई और भी इसका इफेक्ट आएगा या बस काम खत्म हो गया? फटाफट बताएं। मुझे गिफ्ट दिया, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। 5 करोड़ का गिफ्ट फ्री में दिया, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, पर इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा? क्या क्लब होगा? क्या क्लब होगा बताएं। भाई मैंने तो जो 5 करोड़ का बंगला मिला, गवर्नमेंट कह रही हम टैक्स नहीं लगा रहे, आपके एंड में जाओ, फ्री कर दिया तो आपको, तो फिर टैक्सेबिलिटी कहां हुई? क्लबिंग क्या हुई? ध्यान से सुनना। मेरी वाइफ ने मुझे 5 करोड़ का बंगला दिया, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं, पर इस बंगले को मैं अगर किराए पे उठा देता हूं और फिर उससे कोई किराया आता है, तो वो किराया फिर मेरी पत्नी की इनकम में डीम्ड ऑनर मान के क्लब हो जाएगा और मुझे उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। बोलो समझ आया कि नहीं आया? चलिए अब आगे समझें। मेरे केस में मेरे ब्रदर सिस्टर से कुछ मिलेगा, वो भी एग्जेम्प्ट, जितनी मर्जी मिले, कोई लिमिट नहीं। मेरे पत्नी के ब्रदर सिस्टर से मिलेगा, वाइफ के ब्रदर सिस्टर से यानी साला साली, कोई टैक्सेबल नहीं। हाँ जी बिल्कुल, शुभांशु यू आर राइट, लीगल ओनर होऊंगा जब मेरे नाम में आ गई है तो। हाँ जी, रेंट से जो इनकम होगी, पैसे मेरे पास आएंगे, पत्नी के हैंड में क्लब होंगे, उसने उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रदर और सिस्टर, तो फिर स्पाउस डीम्ड ओनर क्यों? अरे स्पाउस डीम्ड ओनर मानेगा तभी तो टैक्स लगेगा उनके एंड में। एक्चुअल ओनर मैं हो गया, मेरे नाम में प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गई, तो वो डीम्ड ओनर है, तभी तो उन्हें टैक्स देना होगा, तभी तो क्लब होगा, वरना क्लब क्यों होता? चलिए, ओहो सॉरी, मेहुल इधर आना जरा। यानी क्या भूकंप सा आ गया, जरा इसको करना, कैमरा एकदम वैसे हो गया छत पे। हाँ घुमाओ, नजीब करो। कैमरे को ऐसे करो, नहीं और करो, करते जाओ करते जाओ, अभी बहुत है, थोड़ा सा और कर दो, और नीचे करो थोड़ा। नाउ क्लियर? ऑल सब कुछ ठीक दिख रहा है ना? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला मेरी पत्नी से मुझे कुछ मिला, मेरे ब्रदर सिस्टर से मिला, मेरी वाइफ के ब्रदर सिस्टर से मिला, मेरे पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर से मिला, फिर कह रहे हैं लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट, मेरे पिता, उनके पिता, वहां से कुछ मिला, और मेरे बेटे या मेरे बेटे के बेटे से कुछ मिला। देखिए अभी तक मदर का जिक्र नहीं हुआ। फिर देखिए लिखा है 6 पॉइंट में, एनी लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी यहां पर मदर को डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्टली बोला, एनी लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट, मतलब 6 पॉइंट, 5वें पॉइंट में मेरे पूर्वज और मेरे वंशज, 6 पॉइंट में मेरी पत्नी के पूर्वज और उनके वंशज, 7वें में आ गया स्पाउस ऑफ पर्सन रेफर टू इन आइटम 226, यानी डायरेक्ट मदर ना बोल के क्या बोला गया? ध्यान से सुनना, मुझे मेरे पिता की पत्नी से अगर कुछ मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा। पिता की पत्नी से, पिता की पत्नी से, तो आप समझ गए, डायरेक्ट मम्मी नहीं बोला गया, मदर नहीं बोला गया, पिता की पत्नी से। तो हमें लॉ को कई बार ऐसे भी देखना होता है। चलिए, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, यस, एचयूएफ के किसी मेंबर से मिला, तो ये सब आपका जो है इसमें रिलेटिव में कवर है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या बोला जी? दूसरा पॉइंट, 3-4 पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं, बाकी एक बार आप रीड कर लेना। अब मैं एक सवाल पूछता हूं रिलेटिव में, सोच के जवाब देना।
मुझे मेरे चाचा जी से 10 लाख रुपए प्राप्त हुए, बताओ वो एग्जाम्प्ट होंगे या नहीं होंगे? फटाफट बताओ। चाचा जी से, अंकल से, मेरे पापा के भाई से, ब्रदर ऑफ माई फादर, बिल्कुल एग्जाम्प्ट होंगे। लेकिन अगर मुझे मेरे भतीजे से, मेरे नेफ्यू से मुझे मिलता है 10 लाख रुपया, बताइए वो एग्जाम्प्ट होगा कि नहीं होगा? मेरे नेफ्यू से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेफ्यू की बात यहां पर हुई ही नहीं। क्लियर? तो ऐसे आपको एग्जामिनर थोड़ा घुमाने की कोशिश कर सकता है, तो आप भावनात्मक रूप से बह मत जाइएगा, बस अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखिएगा। अगर वो कहते हैं तो बस अपने कॉन्सेप्ट से उनको जवाब दीजिए। चलिए साहब, मनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, यानी मैरिज, मेरी शादी हो रही है, मुझे जितना भी गिफ्ट मिल रहा है सब एग्जाम्प्ट है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जरा ये बताइए, मेरी 25वीं शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी, तो क्या तब भी एग्जाम्प्ट होगा? सब लोग लिखा करें प्लीज फास्ट। तो क्या वो भी एग्जाम्प्ट होगा? नहीं साहब, वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। ऑन द मैरिज, सिर्फ शादी पे मिलेगा तो ही। अच्छा, मेरे बेटे की शादी पे मिला तो बेटे के हैंड में एग्जाम्प्ट होगा, मेरे हैंड में थोड़ा ना होगा। बहुत बढ़िया, यहां तक भी क्लियर। तो सर अगर ये इस तरीके की बात है तो थोड़ा सा प्लानिंग भी करवा दो। देखो, आप लोगों की शादी होगी, ध्यान से सुनना, एक प्लानिंग करा रहा हूं, बस इनकम टैक्स वाले ना सुने ऐसे, ध्यान से आप सुन लो ध्यान से। देखो, हमें जब गिफ्ट मिलता है, लिफाफा मिलता है, तो हम लिफाफे इकट्ठे करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और जब रिश्तेदार सब चले जाते हैं तो उसके बाद हम लिफाफा खोलते हैं, और लिफाफा खोलते ही रामलाल 1100, श्यामलाल 2100, इस तरीके से आप सबके पैसे भी लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं भाई? क्योंकि आपको भी तो उनकी शादी में देना है, और गिव एंड टेक का जमाना है भैया, जिसने जो दिया आप उसको वही रिटर्न कर दोगे। चलिए साहब, तो सर हम क्या करें? कुछ मत करना, आप अपनी एक कॉपी बनवाना और एक अपने स्पाउस की कॉपी बनवाना, जो गिफ्ट की रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और मिले रामलाल से 1100, आप उसे 11,000 कर दें। समझिए मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ज्यादा खुल के नहीं बता सकता। 11,000 कर दें, तो ऐसे कर करके एक एक जीरो सब जगह लगा सकते हैं। अब चूंकि शादी पे मिला है, अब मान लो किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए ही दे दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे नोटिस भेजेगा, भैया 1 करोड़ कहां से दिया तूने, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। पर 1100 वाला जो है, 1100 वाला जो है, उसको अगर 11,000 कर दिया, तो आप समझिए संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। तो उस स्थिति में आप समझ गए, आपका अपना अमाउंट जो ब्लैक मनी भी होगी, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी वाइट मनी में, और सारे का सारा आप अपना दिखा सकते हैं कि इतना गिफ्ट रिसीव हुआ। और गिफ्ट जो शादी पे मिलेगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कोई लिमिट नहीं है, वो सारे का सारा आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। यस सर, गॉट इट। फिर अपनी कहीं की भी इनकम इसमें मान लो, बिल्कुल ठीक, ये शिता वही बता रहा हूं मैं आपको। सो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से करनी है, मैंने कई लोगों की ऐसे करवाई है, और टचवुड अभी तक मतलब चल रहा है, आगे का कह नहीं सकते। तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं कि शादी पर अमाउंट जो है अपना, वो किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए। अब मेरा सवाल, सर ये पहली शादी पे ही एग्जम्पशन है या और भी शादियों पे भी एग्जम्पशन होगा? तरुण वैसे भी करेगा शादी यार, शादी तो बेटा ऐसा लड्डू है जो ना खाता वो भी पछताता, खाता वो भी पछताता। ठीक है ना? बताइए, एक मैरिज हुई उस पे मिलेगा, या कितनी मैरिज पे? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, तन्वी ने वैसे लॉजिकली सही लिखा है कि सर एक ही होना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। शादी लिखी हुई है तो एक आदमी जितनी भी बार शादी कर रहा है, लीगल होनी चाहिए बस शादी, तो बस वो एग्जाम्पशन मिलती रहेगी। हाँ बिल्कुल ईशिता, डिफरेंट पीपल से ही शादी कर रहा है वो, सेम से नहीं। सेम से तो 25 साल बाद बच्चे जबरदस्ती करा देते हैं माँ बाप की। ठीक है, चलिए साहब। तीसरा, बिल और इनहेरिटेंस से कुछ मिला, बिल और इनहेरिटेंस, तो वो भी एग्जाम्प्ट है।
ऐसे ही डेथ ऑफ द कंटेम्पलेशन, जैसे मुआवजे वगैरह मिलते हैं ना, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। तो ऐसे ये पूरी लिस्ट एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता, बट जो मैं पढ़ा रहा हूं वो डिटेल में जरूर आता है। अब बात ये आती है, थोड़ा सा मैं अब चार्ट की तरफ लेके चलता हूं, थोड़ा सा आपको परेशान करता हूं मैं, और देखता हूं मेरे बच्चे क्या करते हैं। मेहुल बेटा, ये ब्लैक कैसे हो रहा है? विजुलाइजर गिर गया था अभी कुछ, तो प्लग निकल गया क्या विजुलाइजर? एक मिनट में ये कर देता हूं, तू कर फटाफट, लेकर अब आराम से। तो रिकॉर्ड हो रहा है ना? आ गया, वो मैं कर लूंगा, छोड़। चलिए साहब, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। यही 10 आइटम के ऊपर ये लो है, अब मान लो 11वां आइटम है। अच्छा सुनो, 11वें बाद में आता हूं। इसको ऐसे लिखते हैं, 10 11 से एग्जेम्प्ट, 10 12th से टैक्सेबल, एक्सीडिंग ₹50,000, और 11वां किसी से नॉट टैक्सेबल। ये बात जरूर लिखना ना, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं इस बात को आपको, फटाफट लिखिए आप। लिख लिया सबने? फटाफट बोलो। चलिए साहब, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, और बहुत ध्यान से सुनना। ये 10 इन 11 से है तो पूरा एग्जाम, यही 10 12 में से है, मतलब दोस्तों से है, दोस्तों से है, तो वो टैक्सेबल है 50,000 से ऊपर होते ही। टोटल मिला के सब, मान लो किसी दोस्त ने 20 दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 25 दिया, किसी ने 30 दिया, और टोटल मिला के एक साल में 50,000 से ऊपर निकल गया, तो भैया पूरे का पूरा टैक्सेबल है। तो 10 11 से तो एग्जाम, 10 12th से है तो टैक्सेबल, और 11वां इसके अलावा आइटम कोई भी है, किसी से भी हो, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, नॉट टैक्सेबल। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, सर मुझे कार मिली, मर्सिडीज मिली साहब, फरारी मिली, फरारी दोस्त से मिली, इन 11 से नहीं मिली, 12वें से मिली, फरारी दोस्त से मिली, बताओ टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? फटाफट बताओ। फरारी दोस्त से मिली, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें आइटम क्या क्या आ रहे हैं, हमें ये देखना होगा। देखना जरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन, ये 9 आइटम है। क्या इसमें कार कहीं दिखाई दिया आपको? फटाफट बताओ। फिर नहीं लगेगा टैक्स। अब आपके मन में तुरंत जब आप क्वेश्चन आ रहा होगा, सर फिर माइकल शूमाकर ने सचिन को फरारी दी थी, तब तो बड़ा बवाल हुआ था, आ रहा है किसी के मन में ये विचार? वो कस्टम ड्यूटी को लेकर हुआ था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से नहीं हुआ था। सचिन कस्टम ड्यूटी नहीं देना चाहता था उस पर, दैट्स वाई द प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड देयर। अब समझ आई बात? इनकम टैक्स में वो टैक्सेबिलिटी है ही नहीं। अच्छा, मुझे किसी ने एक एप्पल का मोबाइल गिफ्ट कर दिया, बताइए मोबाइल पे टैक्स लगेगा मेरे हैंड में? नहीं लगेगा? नो, इन 10 में है कैश और नो आइटम बस, तो बात करो, नहीं तो भैया हमसे बात ही मत करो, सब एग्जाम है, कोई टैक्स नहीं है। तो बताइए यहां तक एकदम पिक्चर क्लियर है कि नहीं? फटाफट सब लोग बताएंगे। अब देखिए, अब इनकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, देखो। फॉर सीलिंग ऑफ ₹50,000 वेदर इज सिंगल ट्रांजेक्शन,
वुड बी एग्जामिन्ड और ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी कंसिडर। यानी मुझे प्रीवियस ईयर में जो भी मिला अलग अलग देखना है उसे या मिला के देखना है, सीलिंग को देख के 50,000 वाली जो लिमिट है उसके लिए हमें एक साथ देखना है, अलग अलग देखना है। देखिए अब वो कह रहे हैं एनी सम ऑफ मनी गिफ्ट कैश और बाई चेक। भैया ये 50,000 से ऊपर है तो सारे जोड़ लीजिए, सारे देखे जाएंगे, सब मिला के जितने भी 11 में के अलावा 12 में से मिलेंगे, सारे का सारा क्या होगा आपका, वो टोटल किया जाएगा और 50,000 से ऊपर निकल गया, मान लो 60,000 निकल गया तो 10,000 पे टैक्स नहीं है, पूरे 60,000 पे टैक्स है। चलिए साहब, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, ध्यान से सुनना, विदाउट कंसिडरेशन शब्द है, किसी ने मुफ्त में मुझे दे दी तो भैया हर इमूवेबल प्रॉपर्टी का अलग अलग देखा जाएगा, सिंगल ट्रांजैक्शन, क्लब करके नहीं, जोड़ के नहीं। इफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2009 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड which exceed 50,000 stamp duty value will be chargeable to tax। फ्री में दे रहे हैं, अब फ्री में दे रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मान लो मुझे किसी ने बंगला गिफ्ट कर दिया, ठीक है साहब, अब चूंकि फ्री में कर रहा है तो कोई वैल्यू नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है उसका, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कुछ तो होगी। अब मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 करोड़ है तो 50,000 से ऊपर निकल गई कि निकल गई? हाँ जी निकल गई, तो बस 5 करोड़ पूरा मेरे हैंड में टैक्सेबल होगा। फटाफट समझ आया कि नहीं आया? चलिए अब आगे देखिए, अब वो कह रहे हैं कि साहब बंगला तो 5 करोड़ का था पर 3 करोड़ में दे दिया। नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था शुभांशु, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसे लीनियंट मत लो, इतना टेंशन मत लो। मैंने एकदम जीरो लेवल पे ले लिया कि फ्री में तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 से ऊपर है तो ले लो पूरा टैक्सेबल, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारी बात लॉजिकल है कि इसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं लाते, लाएंगे लाएंगे, गवर्नमेंट ले आएगी, गवर्नमेंट पे बहुत सारे काम है वो उनमें लगी हुई है। चलिए अब वो कह रहे हैं कि मान लो 5 करोड़ की बंगला था और 3 करोड़ में दे दिया। अब यार ये तो कंसिडरेशन 3 करोड़ हुआ और बंगला 5 करोड़ का, गवर्नमेंट कह रही है डिफरेंस कितना हुआ जी, 2 करोड़। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर ए कंसिडरेशन, द ट्रांजैक्शन सेटिस्फाइबल इन कंडीशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% of the transaction value and the difference between stamp duty value and consideration is more than 50,000, above two conditions are satisfied, the difference between stamp duty value and consideration is chargeable to tax। देखो भैया, जो ये डिफरेंस है कंसिडरेशन का 10% कर लो, मतलब मैं साधारण शब्दों में बता रहा हूं, ऐसे सुनो, कंसिडरेशन का 10%, ठीक है जी, और 50,000, दोनों में जो अधिक है, जो भी अधिक है, अगर दोनों ऊपर निकल गया तो फिर फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब जैसे 5 करोड़ का बंगला था और 3 करोड़ में दे दिया, 3 करोड़ का 10% 30 लाख और 50,000, तो 30 लाख ज्यादा है। अब ये देखो 30 लाख ज्यादा है तो 3 करोड़ और 5 करोड़ का जो डिफरेंस है वो 30 लाख से ज्यादा है कि नहीं? आई रिपीट, कंसिडरेशन का 10% कर लो और 50,000 दोनों में हायर ले लो, और फिर डिफरेंस को देखो उस हायर से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखो 3 करोड़ और 5 करोड़ का डिफरेंस 2 करोड़ था, ये अलग रख दिया मैंने। अब 3 करोड़ कंसिडरेशन है, उसका 10% कितना हुआ? 30 लाख, और 50,000 दोनों में हायर कौन सा? 30 लाख। अब जो 2 करोड़ डिफरेंस है वो 30 लाख से ऊपर निकल गया ना, तो 2 करोड़ मेरे हैंड में क्या होगा? टैक्सेबल होगा, और ये सिंगल ट्रांजैक्शन है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां भी आएगी वो सिंगल ट्रांजैक्शन होगा। और एक चेंज आया है इसमें, पहले 105% था, इस साल वो 110% हो गया। बताइए क्लियर है? फटाफट बताएं। चलिए अब मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, तो वो यही कह रहे हैं कि एफएमबी अगर 50,000 से ऊपर है तो सारे ट्रांजैक्शन, यानी सिंगल ट्रांजैक्शन केवल एक ही जगह है मूवेबल प्रॉपर्टी में, बाकी सब जगह ऑल ट्रांजैक्शन देखने हैं आपने। और वो अगर 50,000 से ऊपर है विदाउट कंसिडरेशन, एफएमबी 50,000 से ऊपर जा रही है तो पूरा टैक्सेबल। और अगर कंसिडरेशन की बात है तो ये कह रहे हैं कंसिडरेशन मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर ए कंसिडरेशन विच इज लेस देन द एग्रीगेट FMB of the property by an amount exceeding 50,000, then the difference between aggregate FMB and the consideration is chargeable to tax। वही 3 लाख का आइटम है, मतलब 5 लाख का आइटम है, मेरे को 3 लाख में मैंने ले ली वो मूवेबल प्रॉपर्टी, तो डिफरेंस 2 लाख। क्या ये 2 लाख 50,000 से ज्यादा है? बोले हाँ जी है, बस तो 2 लाख पे टैक्स लगेगा। सो दिस वाज आपका वैल्यू थी कि किस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शंस लिए जाएंगे, सीलिंग कैसे तय की जाएगी वो मैंने आपको बताई। फिर उन्होंने वैल्यूएशन रूल्स ये बताए हुए हैं
सिंपल कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे। ज्वेलरी आर्चोलॉजिकल कलेक्शन वगैरह हैं तो वो कह रहे हैं अगर ज्वेलर्स का बिल है तो उसको ले लीजिए, और अगर मान लीजिए वो अवेलेबल नहीं है, मतलब जिस दिन खरीदा उस दिन इनवॉइस वैल्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी सेल बी द फेयर मार्केट वैल्यू, जो फेयर मार्केट वैल्यू वो ले लीजिए। और अगर नहीं है रक्षिता, ये उसका है कंसिडरेशन का 3 करोड़ का 110% 330 लाख हुआ, मतलब 3.3 करोड़ हुआ, 3.30 करोड़। अच्छा कोटेड शेयर है। अच्छा दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके इनवॉइस नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कितने में बेचा जा सकता है उसके हिसाब से ले लीजिए। कोटेड शेयर है तो वो कह रहे हैं वैल्यू रिकॉर्डेड इन सच स्टॉक एक्सचेंज, है ना। अनकोटेड शेयर्स हैं तो लोएस्ट प्राइस, और वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं मिले हैं, लोएस्ट प्राइस ले लीजिए। और अनकोटेड इक्विटी शेयर्स है, कहीं लिस्टेड नहीं है तो उन्होंने ये तरीका बताया असेट माइनस लायबिलिटी नेटवर्थ, और इसके हिसाब से आप वैल्यूएशन कर लीजिए। सो इट्स नॉट सो मच टेक्निकल चीजें, इतनी डीप में नहीं है, तो मैं भी आपको केवल पढ़ के निकल रहा हूं, तो ये चीजें आपने समझनी है बस। ये चीजें जो हैं इसके आधार पर आपका एक क्लेरिफिकेशन है जिससे आप इसे क्लियर समझ सकते हैं। तो गिफ्ट का केस इतना ही था जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखेंगे, वापस चलेंगे कि और क्या था इसमें। गिफ्ट में बस ये याद रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी वो यही थी, देखिए ये वाली चीज थी जो आपने याद रखनी है। बस प्रैक्टिकल सारे इससे हो जाएंगे आपके सॉल्व। ये जो बातें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, ये मत भूलना, ये बात जरूर याद रखना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ताकि तुम्हें याद हो जाए चीजें कि ये हमें कैसे कैसे करनी है। चलिए साहब, देखिए गिफ्ट का केस था, हमने गिफ्ट खत्म किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, वापस आएंगे जहां से छोड़ा था गिफ्ट को। देखिए टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये अमेंड हुआ है इस साल, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना होगा ये। एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपनी वेदर डोमेस्टिक और फॉरेन, देख रहे हैं डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों शब्द आ गए, इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एट नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स। नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है बताएं फटाफट। नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है? स्लैब, बिल्कुल ठीक जी, एकदम सही बोला आपने, एकदम सही। चलिए, हाउ एवर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट बाई डोमेस्टिक कंपनी बिफोर, अब देखिए यहां शब्द क्या है बिफोर, यानी अमेंडमेंट 1/4/2020 से आया, तो अगर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1/4/2020 से पहले और रिसीव हुआ मान लीजिए 1/4/2020 के बाद, तो चूंकि अमेंडमेंट आया आपका 1 अप्रैल 2020 से, तो कंपनी ने अगर उससे पहले डिक्लेयर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मिल आपको बाद में रहा है, तो उससे पहले तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता था, और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता था तो शेयर होल्डर के एंड में क्या हो जाता था, वो एग्जेम्प्ट हो जाता था। तो बस यहां पर भी यही है कि अगर मान लीजिए डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट पहले ही हो गया था और रिसीव आपको बाद में हो रहा है, तो उस पर पहले ही टैक्स लग चुका है, तो हैज बीन पेड वुड बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो मतलब कुल मिला के, मेरी बात दोबारा सुने, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट बात थी वो सिर्फ इतनी थी कि अगर 1/4/2020 है उसके बाद कंपनी बांट रही है तो शेयर होल्डर के एंड में टैक्सेबल है, लेकिन अगर कंपनी ने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और शेयर होल्डर को 1/4/2020 है उसके बाद मिला है, तो वो कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया तो सीडीटी पे कर दिया होगा, तो वो वाला डिविडेंड अगर शेयर होल्डर को मिलेगा तो शेयर होल्डर को उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट माना जाएगा। अब देखिए मैं बहुत सब नहीं, अब नहीं लगेगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेज एटसेट्रा। अब देखिए मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेज इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेज, कार्ड गेम, यानी इन सबको हम बोले तो ये कहलाते हैं आपके कैजुअल इनकम्स, है ना। अब देखिए इसके ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं लिखूंगा और आप लोग साथ साथ मेरे लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे। इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी, पॉइंट आएंगे इसके ऊपर, इसलिए मैं इन्हें अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। हेडिंग डालें, बिनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज एटसेट्रा, और इनको मैं नाम दे रहा हूं कैजुअल इनकम कम्स। मेरे साथ साथ
इंपॉर्टेंट बातें लिखते रहेंगे, मैं उन्हें फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा। लिखते रहिए। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, ये सारी कहलाती हैं आपकी कैजुअल इनकम्स। एक्सीड्स ₹10,000, TDS at the rate of 30%. 30%. Winner received net income after TDS, so need to be gross up. ग्रॉस अप कैसे होगा? नेट अमाउंट रिसीव्ड डिवाइड बाई 100 माइनस 30% इंटू 100, ग्रॉस अप हो जाएगा आपका। नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंस और ATs. Winner will file ROI and will pay tax 30% plus 4% health and education cess. Whatever may be the amount. Whatever may be the amount. अगर लिख लिया हो तो प्लीज बता दें मुझे, मैं आगे बढ़ूं। अब देखिए इसमें क्या है, 10,000 से ऊपर है तो जो पे करने वाला व्यक्ति है वो 30% से TDS काटेगा। अब मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये, मेरा बिनिंग अमाउंट 8,000 है, सो ये बड़ी क्लियर सी बात हो गई कि TDS नहीं कटेगा। तो क्या मुझे टैक्स भी नहीं पे करना? बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग। नो TDS लायबिलिटी, लायबिलिटी ये लायबिलिटी लिखा है मैंने, इवन winning amount shall be taxed at the rate 30% plus 4% health and education cess. अगर आपका नहीं है तो भी आपको 30% देना पड़ेगा। चलिए अब मेरा एक सवाल, सोच के जवाब देना, सोच के। मेरी 1 लाख की लॉटरी लगी, चूंकि 10,000 से ऊपर है, तो जिस व्यक्ति ने मुझे पेमेंट करना है TDS काटा 30,000 और 70,000 रुपए मुझे दे दिए। अब मान लीजिए मेरी पूरे साल कोई इनकम नहीं है, यही अकेली इनकम थी बस, दिस इज ओनली द इनकम। मैंने रिटर्न फाइल की, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनता जी, तो मेरे जो 30,000 रुपए काटे गए हैं TDS वो मुझे रिफंड हो। बताइए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं?
सब लिखा करें बहुत तेजी से। तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा इसका मतलब। ओके, देखो विकास ने सारी बात ही खत्म कर दी। तो आप लिखे फोर्थ, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, बेसिक एग्जाम्शन of rupees 2,50,000 is not available even a single rupee is earned liable to tax at the rate of 30% plus 4% सेस। प्लीज लिख लीजिए, बेसिक एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वही चल रही है अभी, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लें आप, बेसिक एग्जाम्शन नहीं अवेलेबल इवन ए सिंगल रुपीज अर्न लायबिलिटी टू टैक्स 30% और 4%। चलिए साहब, अब वो कह रहे हैं कि आपका कितना कटा जी, 30,000, 70,000 मिला। लो जी, 70 को मुझे क्या करना है, 100 माइनस 30 करूंगा तो 70% के बराबर हुआ। तो बिनिंग अमाउंट कितना हो गया, लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब जब मैं टैक्स पे करूंगा तो कैसे पे करूंगा, 30,000 टैक्स और सेस इसके ऊपर ये, तो टोटल टैक्स हो गया 31,200 रुपए, 31,200। बताइए समझ आया कि नहीं आया। आप ग्रॉस करेंगे और फिर इनकम पे टैक्स 30% लगेगा और 4% सेस भी लगेगा। बोले एकदम क्लियर है कि नहीं, फटाफट बताएं। एक लाख का 30%, 30,000, और 30,000 का 4% यही तो होता है 1,200 रुपये। 30,000 का 4% कितना होगा जरा बताना, सेस 4% ही तो होता है यार। तो 4% 1,200 ही तो बना, जरा देखो कैलकुलेट करो। 30,000 का 4%, यानी जो हमें मिला वो नेट मिला, ये अमाउंट ये मिला। फिर मैंने चूंकि वो 30% टीडीएस कट के मिला तो 70% के बराबर है, तो 100% किया तो बिनिंग अमाउंट आ गया ग्रॉस। दिस इज ग्रॉस अमाउंट। और बस इस पे अब टैक्स दूंगा 30% और फिर उस पे 4% मुझे क्या देना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपको ग्रॉस अप करना ही पड़ेगा तरुण। जो भी अमाउंट मिला बेटा उसे ग्रॉस अप करके फिर टैक्स दोबारा से लगाना होगा आपको। मैं जब लास्ट क्लास टैक्स की कराऊंगा ना, एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट ले लूंगा, कैजुअल इनकम वगैरह सब पे कैसे टैक्स लगता है, टीडीएस क्या होता है, सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए, अब बात क्या आती है, थर्ड पॉइंट, कोई डिडक्शन नहीं, किसी भी प्रकार के खर्चे की कोई एटीजी नहीं। और भैया बिना बिल फाइल आरओआई एंड बिल पे टैक्स एट 30% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वाट एवर मे बी द अमाउंट ऑफ बिनिंग्स का कुछ भी अमाउंट हो, राइट। तो बताइए, कैजुअल इनकम का कॉन्सेप्ट एकदम समझ आ गया। बस यही पॉइंट्स हैं, इसी को ढंग से कर जाना, एग्जाम में आपको इससे बाहर मिलेगा ही नहीं। तो बताइए एकदम समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बताएं, सब लोग बताएं। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। देखिए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के अकाउंटिंग होती है अकाउंट्स में। मर्केंटाइल, एक्रूअल या ड्यू एक ही बात होती है, कैश बेसिस, हाइब्रिड। इनकम टैक्स हाइब्रिड की बात नहीं करता, तो केवल 2 ही बचे उसके लिए, ड्यू मर्केंटाइल वाला और रिसीव वाला। तो वो कह रहे हैं अगर इंटरेस्ट प्राप्त होगी तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे करेंगे। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, एक प्रैक्टिकल से समझ आ जाएगा अभी आपको। अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज प्राप्त हो रही है, ड्यू हुई मान लीजिए 25/3/19 को, रिसीव्ड हुई 15/4, एक मिनट इसको 20 कर देता हूं, 20 और 15/4/20। मुझे ब्याज मिल रही है, ड्यू हुई मेरी 80 की डिडक्शन, 80 की डिडक्शन, इशिता 80 की 80C वगैरह जो डिडक्शन है ना उनकी बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मुझे मिल रही है
अब हम टैक्स कैसे लगाएं? देखो साहब, अगर मैंने मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो किया हुआ है तो ये टैक्सेबल इनकम होगी 2019-20। और अगर मेरा कैश सिस्टम है तो ये इनकम होगी टैक्सेबल 2020-21 की। यानी अगर मैंने सिस्टम ड्यू फॉलो किया है तो मेरी ड्यू वाले ईयर की होगी, और कैश फॉलो किया तो रिसीव। और अगर कुछ भी फॉलो नहीं किया, नॉट फॉलोड एनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, साथ लिखते रहना, देन टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बताइए ये भी बात समझ आई कि नहीं आई फटाफट से? देखिए टीडीएस के एक दो पॉइंट और हैं, वो मैं यही बता रहा हूं, और प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए आप मुझसे अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सर हमें टीडीएस का पूरा चैप्टर पढ़ा दो और मैं आपको एक एक रेट लिखवाता रहूं, याद करवाऊं, तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट। आप अपनी इंस्टीट्यूट की बुक से अपने आप नोट्स बनाइए, रेट आप अपने आप याद कीजिए, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा रोल टीडीएस में कहां पर है? मैं वो रोल यहीं प्ले कर रहा हूं आईओएस में, तो मैं टीडीएस अलग से नहीं करवाऊंगा आपको, यहीं करा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। जहां मेरा रोल है मैं वो प्ले कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। टीडीएस के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं यहीं पर, क्योंकि अभी हमने बिनिंग का टीडीएस का किया है, तो बाकी टीडीएस में बता देता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एग्जाम में अगर आ सकता है तो टीडीएस ऑन सैलरी के बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि सैलरी पर टीडीएस कैसे करता है। प्लीज ध्यान से सुनना। देखिए साहब, अप्रैल की जो मेरी सैलरी है, मान लो अप्रैल में मुझे 1 लाख रुपए महीने तय हुआ और अप्रैल में मुझे 1 लाख रुपए मिले। अब चूंकि अप्रैल की सैलरी में से भी टीडीएस माइनस होना है, तो मेरा एम्प्लॉयर ये मान के चलता है कि पूरे साल 1 लाख रुपए के हिसाब से इसको 12 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, और 12 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी तो वो क्या करता है, इस 12 लाख रुपए पर टैक्स कैलकुलेट करता है। प्लीज ध्यान से सुनना, दोबारा बताना थोड़ा सा वो हो जाएगा, इसलिए प्लीज ध्यान से, और जहां ना समझ आए वहीं रोक देना, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा, दोबारा पूरा बताना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, बता तो दूंगा मैं, बट अगर ध्यान से सुनोगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 12 लाख रुपए में मुझे टैक्स निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है फटाफट से, पुराने स्लैब से। फटाफट। आई थिंक 10 लाख तक तो हो गया, 1,12,500, और 2 लाख पे 60,000 ये हो गया, 172,500 यही हो रहा है क्या? प्लीज चेक करो। 172,500 बिल्कुल ठीक। इसमें 4% सेस और जोड़ दीजिए, इसका 4% कीजिए, 1,72,500 का 172,500 का 4% और बताइए कितना आ रहा है। नहीं पहले अलग बताइए श्वेता, अलग से बताइए। 6,900 ठीक है। अब जोड़ लीजिए ये कितना हुआ, 179,400 ही था, हाँ 179,400। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयर ने जब 1 लाख रुपए सैलरी दी, ध्यान से सुनना प्लीज, तो उसने ये एज्यूम कर लिया कि पूरे साल में इसकी यही इनकम रहेगी और साल की 12 लाख इनकम बनेगी और टैक्स ये बनेगा।
अब उसे हर महीने टीडीएस काटना है, तो वो क्या करे, डिवाइड बाई 12 कर ले। जरा बताना कितना है डिवाइड बाई 12 करके। 14,950। अब देखिए फर्स्ट मंथ की जब वो सैलरी देगा तो वो एम्प्लॉय से कहेगा भाई तेरा टीडीएस ये कट गया, और नेट बताइए वो कितना देगा, लेस करके बताइए। 1,00,000 में से 14,950 लेस कर दीजिए। 85,050। प्लीज ध्यान से सुने मैंने क्या किया है। 1,00,000 जब फर्स्ट मंथ की सैलरी एम्प्लॉय को दी जा रही है, तो ये एज्यूम कर लिया पूरे साल में उसको 12,00,000 मिलेगी, 12,00,000 पे टैक्स विद सेस निकाल लिया, वो ये आया, और डिवाइड बाई 12 किया, तो हर महीने ही काटते रहेंगे। अब क्या होगा, टिल फेब 14,950 इंटू 11 महीने, जरा बताना ये कितना आया। 164,450। ये 11 महीनों में एम्प्लॉयर ने इसकी सैलरी से क्या काट लिया, टीडीएस काट लिया, 164,450। ये टीडीएस काट लिया पूरे 11 महीने में। अब मार्च के महीने में एम्प्लॉयर क्या कहता है, प्लीज ध्यान सुनना। मार्च के महीने में एम्प्लॉयर क्योंकि सारी सैलरी हो चुकी होती है, तो वो रिवाइज करता है और टैक्स भी रिवाइज करता है। अब मान लीजिए उसकी सैलरी बन गई 13,00,000 रुपए, बड़बड़ा गया, कुछ भी हो गया, 13,00,000 रुपए, और डिडक्शन सब कर कुरू के सारे फाइनल मंथ में, मार्च के महीने में सैलरी भी 12 की जगह 13 हो गई, और कुछ डिडक्शन सब कुछ कुरू के नेट इनकम 13,00,000 रुपए। तो बताइए 13,00,000 पे दोबारा से टैक्स निकालना है, 10,00,000 तक तो ये हो गया, 90 ये, 2,02,500 आएगा, 13,00,000 पे टैक्स। देखना जरा इतना ही आ रहा है क्या। अब इस पे 4% सेस लगा दीजिए, बताइए 4% कितना आ रहा है इसका, 80,100 जोड़ दीजिए। यानी ये टोटल टैक्स इसका बनना चाहिए था 2,10,600, और अभी तक इसने कितना दिया है, 164,450। तो लास्ट के मंथ में, इन द मंथ ऑफ मार्च, एम्प्लॉयर क्या करेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है जरा बताइए, 46,150। ये लास्ट मंथ का टीडीएस हो गया, लास्ट मंथ का टीडीएस हो गया, और ऐसे करके अब एम्प्लॉय से लास्ट मंथ में टीडीएस काट लिया जाएगा। अब बताइए एम्प्लॉयर से टोटल अमाउंट कितना कट गया टीडीएस का, यही कटा है ना, यानी ये वाला अमाउंट, बोलो आ गया कि नहीं आ गया, 2,10,600। भाई इतना पहले कट चुका था, इतना उसने और कटवा दिया, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो। तो एम्प्लॉय को नेट सैलरी कितनी रिसीव हुई होगी, देखिए 13,00,000 रुपए में 2,10,600 टीडीएस, ये सैलरी थी इसकी, ये टीडीएस था, जरा बताइए नेट रिसीव्ड कितनी हुई, नेट रिसीव्ड 1,08,9,400। बस एम्प्लॉय को ये सैलरी मिली। यहां तक बताओ सारी पिक्चर क्लियर है, प्लीज बताओ सारी पिक्चर क्लियर है यहां तक जो मैंने किया है। बस हो गया काम। अब जब मान लो मैं ये एम्प्लॉय हूं तू, लेकिन कर क्यों रहे हो भैया, यही तो प्रोविजन है, ऐसी तो हर महीने टीडीएस काटना है उससे, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, नहीं तो एम्प्लॉय चला गया तो लायबिलिटी सारी मेरे ऊपर आ जाएगी, एम्प्लॉयर के ऊपर। चलिए अब ये सैलरी मिली, अब आप मुझे सब लोग एक बार बताइए, ये नेट रिसीव हुई है, इशिता ये आया है ऐसे, इतना टैक्स इसने अभी तक 11 महीने में जमा कराया, जबकि ये बन रहा है टोटल टैक्स, तो जो डिफरेंस है वो मार्च के महीने में काट लिया, दिस इज डिफरेंस। अब क्लियर है। अब सुनिए मेरी बात, जैसा कि हम जानते हैं नेट इनकम जो रिसीड होती है उसे हमें क्या करना होता है, ग्रॉस,
अब यहां पे ग्रॉसअप जब करना है तो ग्रॉसअप किसी रेट से नहीं होगा, यहां होगा ऐसे, ध्यान से देखिएगा, नेट रिसीव्ड 1,08,9,400 प्लस टीडीएस 2,10,600, सो ग्रॉस अमाउंट इज 13 लाख, और ये इनकम में शामिल होगा, फिर दोबारा से टैक्स लगेगा, और फिर फाइनल जो टैक्स आएगा उस टैक्स में से इतना टीडीएस का क्रेडिट मतलब माइनस कर देंगे, और नेट टैक्स इस व्यक्ति को पे करना पड़ेगा। क्लियर? सो ये बात आपने ध्यान में रखनी होगी कि जो रिसीव हुआ और जो टीडीएस कटा दोनों को जोड़ के ग्रॉस करके और फिर दोबारा से टैक्स की कैलकुलेशन जब रिटर्न फाइल करते हैं, अब जरूरी नहीं है इस व्यक्ति की यही इनकम हो, अदर इनकम भी हो सकती है, तो वो भी जोड़ दीजिए, सब जोड़ जाड़ के दोबारा टैक्स निकालना तो इस इनकम पे भी निकल आएगा, सब पे जोड़ के जो टैक्स आए लास्ट में जो टोटल टैक्स आएगा उसमें से 2,10,600 माइनस कर दिए जाएंगे, बैलेंस टैक्स इसको पे करना पड़ेगा। तो बताइए टीडीएस सैलरी पर काटना आया या नहीं आया, फटाफट बताओ। वही मैं कह रहा हूं, टीडीएस का कोई परसेंटेज नहीं होता, स्लैब से ही निकलती है, मैंने स्लैब से निकाला है अभी। हाँ, स्टैंडर्ड एक्शन लेस करके मैंने 13 लाख माना है, स्टैंडर्ड एक्शन लेस करने के बाद है, ठीक है, नेट इनकम है ये, नेट सैलरी इनकम। चलिए अब एक और टीडीएस का पॉइंट लेता हूं, वो भी एग्जाम में आ सकता है आपके यहां, उसे भी समझ लीजिए। बाकी टीडीएस के रेट आपने याद करने हैं, वो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग कर लेंगे उसे। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, मान लो विराट ने सेंचुरी मारी, अब विराट ने सेंचुरी मारी और वो बन गया मैन ऑफ द मैच। अब मैन ऑफ द मैच में उसे एक कार मिल रही है, कार, फॉर एग्जाम्पल कार मिल रही है कैमरी, कैमरी। अब कैमरी वाले इतना बड़ा ब्रांड, इनकम टैक्स एक्ट का रूल है कि भाई 25 लाख की अगर कार है तो आप विराट से कहो कि भैया 25 लाख का 30% हुआ विराट 7.5 लाख रुपए, तो एक काम कर विराट भाई, तू हमें 7.5 लाख रुपए कैश दे और हम तुझे मैन ऑफ द मैच में कैमरी की चाबी देते हैं और तू ले जा गाड़ी। आप बताइए विराट क्या सोच रहा होगा, बोले यार क्या छोटी छोटी बातें सोचते हैं, तो कंपनी खुद ही उससे कैश नहीं मांगेगी। लेकिन अगर वो कैश नहीं मांगेगी तो यार टीडीएस की लायबिलिटी कैसे पूरी होगी? कोई तरीका बता सकता है कैसे टीडीएस की लायबिलिटी पूरी हो? यहां पर कंपनी कैश नहीं मांगेगी पर टीडीएस की लायबिलिटी कैसे पूरी की जाए? हाँ बताओ सन्नी, होता क्या, बताओ ना ऐसे। नहीं नहीं, ये गिफ्ट में तो आएगा ही नहीं, दिस नॉट गिफ्ट। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। कैमरी टोयोटा की है, टोयोटा ने कहा कि भाई 25 लाख की हम आपको कार दे रहे हैं, राइट? ये 70% के बराबर है, बताइए 100% कितना हुआ? $25 लाख 70% के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। 35, 71, 429, दिस इज। अब जो कोरोला कंपनी है, सॉरी कोरोला बोल रहा हूं, टोयोटा कंपनी जो है, एक्चुअली इनका कोरोला भी है ब्रांड, वो कह रहे हैं जी मैन ऑफ द मैच जो अमाउंट है ना हमारा वो ये है, मैन ऑफ द मैच ये अमाउंट है हमारा। बोले मतलब? बोले हमने विराट को मैन ऑफ द मैच ये दिया है और इसमें हमने क्या किया, एक तो उसे कार दी 25 लाख रुपए की, जरा इसका 30% निकाल के बताओ कितना आ रहा है? दस 71, 429, और ये हम उसे दे रहे हैं जी कैश।
बोले जी बात समझ नहीं आई। बोले बात ये है जी, हमारे लिए मैन ऑफ द मैच विराट कोहली ये है, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना बनाएंगे तो मैन ऑफ द मैच ये अमाउंट डाल देंगे, 35, 71, 429। काल दे देंगे विराट को और टीडीएस दे देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब बताइए, मैन ऑफ द मैच का अमाउंट जो था उस पर जो टीडीएस बनना था वो ये हो गया, और ये टीडीएस वो दे रहे हैं कैश। तो अब उन्होंने विराट से नहीं मांगा, कैश भी अपनी जेब से कर दिया, कैश भी अपनी जेब से कर दिया और कार उसे दे दी। बताइए अच्छा तरीका है कि नहीं है? इज इट गुड तरीका और नॉट? बताइए क्यों श्वेता, इसमें गलत क्या है? व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? अरे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा बड़ा दिल है इनके पास। हाँ कोई बात नहीं, होने दो रिश्ता। टीडीएस क्या दिक्कत है? जब वो 25 लाख की कार देने का दम रखते हैं तो 10 लाख का टीडीएस भी देने का दम रखते हैं। हाँ बिल्कुल, कंपनी अपने साइड से दे रही है, बिल्कुल सही है एकदम तरुण, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक। तो चलिए, टीडीएस का ये पॉइंट भी समझ आया? फटाफट बोलो हाँ है ना। चलिए, तो मैंने टीडीएस पर इतना ही कराता हूं, 2-3 पॉइंट। बाकी सब आपने अपने टीडीएस के चैप्टर से पॉइंट से याद करने हैं, टीडीएस के रेट से याद करने हैं, उसमें मैं क्या करूंगा यार, वो तो तुम्हें याद करना है, राइट। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, देखो तो उसकी टिक 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 डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन, अच्छा किस चीज की? हाँ बिल्कुल तरुण, एकदम सही। मैंने तभी तो बेटा पीएनएल में देखो कितना डेबिट कराया है, ये देखो, आप देखो डिडक्शन तो मिल ही रही है। ये देखो मैंने क्या बोला, ये वाला अमाउंट जाएगा पीएनएल में, यहाँ समझ आया? हाँ बिल्कुल आपने सही लिखा है, हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टैक्स फ्री, आप बताओ, इंटरेस्ट या किसी भी इनकम पर टैक्स फ्री करने का अधिकार किसके पास है? बताओ। बस, तो गवर्नमेंट ने कहा टैक्स फ्री सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट की अगर कोई टैक्स फ्री सिक्योरिटी हो, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जो भी आ जाएगी टैक्स फ्री है, ठीक है, तो हमारे हाथ में भी टैक्स फ्री है, मैं क्या टेंशन लेनी। बोलो बात समझ आई कि नहीं? सिंपल है, ठीक है। अच्छा फिर लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, ध्यान से सुनना। लेस टैक्स में ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट टीडीएस काट के देगी, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मान लो मेरी ब्याज 1 लाख रुपए बन रही है, तो गवर्नमेंट मुझे 1 लाख रुपए ब्याज देगी, 1 लाख रुपए मुझे ब्याज देगी गवर्नमेंट। और जब 1 लाख रुपए मुझे ब्याज देगी तो टीडीएस नहीं काटा गवर्नमेंट ने, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये एग्जेम्प्ट है, क्योंकि टैक्स फ्री होती तो पहली कैटेगरी में आ जाती, इस वाली में, इस वाली कैटेगरी में आती, राइट। तो इस पे मुझे क्या है, गवर्नमेंट ने टीडीएस तो नहीं काटा पर मुझे टैक्स देना है। तो बताइए, पहला एकदम टैक्स फ्री, दूसरा टीडीएस नहीं काटा पर मुझे टैक्स देना है, दोनों एकदम क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताओ। अब टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज और टैक्स फ्री लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना, एक प्रैक्टिकल से समझा देता हूं। हाँ इशिता, सेकंड में टीडीएस नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एकदम सही। अब देखिए, कॉमर्शियल सिक्योरिटीज एक टैक्स फ्री, एक लेस टैक्स। ध्यान से सुनना, एक बार में समझ आएगी, ध्यान से सुनना बस। देखो इसमें क्या हुआ, देखो कोई भी कंपनी मुझे टैक्स फ्री का वादा कर दे तो क्या गवर्नमेंट टैक्स फ्री कर देगी? वो मतलब ही नहीं बनता, गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के कहने पे ना करती। क्लियर? तो फिर सर क्या, देखो मैंने मान लो किसी के सिक्योरिटी खरीदी और उस कंपनी ने मुझसे कहा जी आपको हम 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट अमाउंट 1 लाख रुपीज, और ये आपके हैंड में टैक्स फ्री है। ध्यान से सुनना, मेरे हैंड में कोई टैक्स फ्री नहीं है, कोई टैक्स फ्री नहीं है, बस वो ये कहना चाहते हैं कि टैक्स फ्री नहीं, टीडीएस फ्री है बेसिकली, टीडीएस फ्री। ध्यान से सुनना, क्या बोल गया मैं? टीडीएस फ्री, टैक्स फ्री नहीं है, टीडीएस फ्री है। मतलब सर, मतलब यह है कि कंपनी इस पे टीडीएस नहीं काटेगी, और कंपनी क्या करेगी, ऐसे करेगी।
मान लो 10% टीडीएस का रेट है, तो कंपनी कहेगी ये 90% के बराबर है। जरा बताओ 100% कितना हुआ फटाफट से। बिल्कुल 1,11,111। अब कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि भैया सिक्योरिटी होल्डर आप तो पकड़ो 1,00,000 रुपए, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पकड़ो टीडीएस ये, और हम अपने P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे 1,11,111, यानी हमारे हिसाब से इंटरेस्ट ये है। यानी सेम कर दिया गवर्नमेंट ने जो अभी मैंने यहां कराया था, 100% सेम कर दिया। अब होगा क्या, पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं आया। गवर्नमेंट ने टीडीएस अपनी जेब, सॉरी कंपनी ने अपनी जेब से टीडीएस दे दिया और अपना वादा पूरा कर दिया कि हम टीडीएस फ्री देंगे, कर दिया टीडीएस फ्री। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं, फटाफट बताओ। अब देखिए क्या होगा, इस सिक्योरिटी होल्डर के एंड में जब इनकम हम लेंगे तो कितनी लेंगे, 1,11,111, और इस पे टैक्स निकल के आएगा, और फिर लास्ट में जो टीडीएस है वो 11,111, इनको टोटल टैक्स में से इतना माइनस कर दिया जाएगा, दैट्स ऑल। तो बताइए ये बात यहां पे क्लियर हुई कि नहीं हुई। यानी इनकम उसकी 1,11,111 ली जाएगी और उस पर टैक्स कैलकुलेट टोटल इनकम के साथ, और फिर लास्ट में इतने का क्रेडिट इसे दे दिया जाएगा कि आपका इतना टीडीएस है वो माइनस कर लीजिए। बोलिए बात समझ आया कि नहीं है। यानी यहां पर कंपनी ने टीडीएस अपनी जेब से दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं, फटाफट बताओ। यस, और यहां पे कुछ नहीं है, यहाँ 1,00,000 ऐसा कोई प्रॉमिस किया ही नहीं कंपनी ने, तो लेस टीडीएस है, तो 1,00,000 था, 10% टीडीएस है, 90,000 आपको मिला। तो अब सिक्योरिटी होल्डर के एंड में क्या होगा, 1,00,000 रुपए इनकम में जुड़ेगा, फिर टैक्स लगेगा, और जो टैक्स आएगा उसमें से टीडीएस 10,000 का क्रेडिट उसे मिल जाएगा, बात खत्म। तो यहां पे टीडीएस कंपनी ने दिया और यहां पर टीडीएस सिक्योरिटी होल्डर ने दिया, बस ये फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, टीडीएस का। तरुण आपने टैक्स क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है क्या पहले, क्लियर बताओ मुझे, तब मैं बताऊंगा कि हाँ आपको ये डाउट होना स्वाभाविक था। टैक्स का कोई आइडिया है कि नहीं पहले से, बताओ। हाँ तो बीकॉम आपने प्रोग्राम किया होगा, ऑनर्स नहीं किया होगा, नहीं तो वहाँ टीडीएस वगैरह आपको पता होता। बेटा इसमें ये करते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। जो भी हमारा टीडीएस कटता है, तो जब हम टोटल इनकम निकालते हैं ना, लास्ट में जब टैक्स देते हैं, टोटल इनकम निकालते हैं ना, टोटल इनकम, तो बेटा उसमें दोबारा से सारा टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और फिर गवर्नमेंट कहती है कि इस इनकम को जोड़ के भी आपका इतना टैक्स बना, और आपने इतना टैक्स पहले दे दिया, तो वो आप माइनस कर लीजिए। तो डबल टैक्सेशन नहीं है। टीडीएस क्यों लगाया जाता है उसकी वजह बताता हूं, कि जो व्यक्ति पे कर रहा है वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पहुंचा देता है, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुंच गया। और गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनियों पर, लोगों पर टीडीएस की जिम्मेदारी डालती है। अब जिन लोगों पर टीडीएस की जिम्मेदारी डाली गई वो पैसे काट के जमा करेंगे। अब जब जमा करेंगे तो अकाउंट में गवर्नमेंट के टैक्स आ गया। अब कल कोई भागता भी तो गवर्नमेंट के पास कुछ तो टैक्स आया। लेकिन अगर ये रिटर्न फाइल करेगा, जो कि जनरली लोग करते हैं, रिटर्न जब फाइल करेगा तो ये जो टीडीएस है, मतलब जो इनकम है, इसे जोड़ के दोबारा टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और फिर जो टीडीएस है, मान लो टैक्स बन गया आपका 20,000, तो गवर्नमेंट कह रही है 10 तो आपका पहले आ चुका है, बस आप 10 और दे दीजिए। तो डबल टैक्सेशन नहीं है बेटा, अब समझ आया आपको, डबल टैक्सेशन नहीं है। चलिए एक बात और सुनना, कोरोना काल में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए थोड़ा सा मुझे हास्यास्पद लग रहा है पर बता देता हूं। मान लो 10% का रेट है इंटरेस्ट पे, जैसे सिक्योरिटीजन लिस्टेड है तो 10% टीडीएस काटती है कंपनी, और अनलिस्टेड है तो 20%। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी टीडीएस के रेट थे उनको 25% से रिड्यूस कर दिया, और गवर्नमेंट बोली कि भैया हम आपको ये एडवांटेज दे रहे हैं कि आपको टीडीएस, अब जैसे 10% रेट था तो आप 7.5% ही काटिए, आप 7.5%। यानी यहां पर अगर कटता तो कितना कटता, 7,500, और बंदे को कितना मिल जाता, 92,500। टीडीएस का रेट ये कटवा दिया। अब जानते हैं, ध्यान से सुनना, आज मान लो मुझे गवर्नमेंट कह रही है कि तुम्हें जो टीडीएस काटना 10%, आप उसे एक काम करो 7.5% कर दो, 25% रिड्यूस, मैंने कर दिया।
अब जिस व्यक्ति का मैंने 10,000 काट के गवर्नमेंट को जमा करना था, अब मैं उसका 7,500 काट के दे रहा हूं, 92,500 से दे दिया। सोच के बताना, इस टीडीएस अमाउंट से जो व्यक्ति है जिसका टीडीएस कटा है और जो गवर्नमेंट ने 25% टीडीएस का रिलैक्सेशन दिया, इसका फाइनल टैक्स लायबिलिटी पे कोई एडवांटेज है या नहीं? सोच के बताइए। सब लोग बताएंगे मुझे कि फाइनल टैक्स पर एडवांटेज है कि नहीं। एक बोल रहा है यस, एक बोल रहा है नो, बाकी लोग अभी बैठे हुए हैं चुपचाप। अब सर नो, सर नो सर, टैक्स तो टीडीएस वाले अमाउंट पर भी लगता है। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, नो एडवांटेज, बाद में 7.5% ही लेस होगा। बिल्कुल संतोष, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर तुमने एकदम सही बात बोली है। और वो सही बात क्या है कि सर फाइनली जो हम लेस करते हैं टीडीएस, जैसे यहां लेस किया, अब यहां टीडीएस कितना लेस होगा? 7,500। पहले कितना हो रहा था? 10,000। तो टैक्स लायबिलिटी पे तो वही टैक्स है, टैक्स पे कोई फर्क नहीं आएगा। नो एडवांटेज ऑफ टैक्स, कोई फायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म ये बेनिफिट दे दिया कि भैया हम आपका टीडीएस थोड़ा कम कटवा रहे हैं। बस ये हुआ था कि जिसका टीडीएस काट रहा है उसे 2,500 रुपए यूज करने के लिए मिल गए कुछ समय के लिए, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हुई। तो जब ये काम किया था तो मैंने मेरे दोस्तों का, मेरे दोस्त भी मुझसे बोले, बोले संजीव भाई तुझे क्या लग रहा है? मैंने कहा जी मजाक कर दिया गवर्नमेंट ने, पर ठीक है थोड़ी शॉर्ट टर्म मजाक है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। तो ये समझ गए आप, दिस इज जस्ट वो आखिरी पास्ता की तरह, जस्ट जोकिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, चारों सिक्योरिटी टीडीएस मैंने बता ही दिया, ये हमारा हो ही गया। देखिए अब मैं सेक्शन 57 की बात करूंगा, डिडक्शंस की। डिडक्शन कुछ नहीं, जैसे हम पीजीबीपी की इनकम निकालते थे तो क्या करते थे? ये करते थे, ये पीएनएल अकाउंट है, या इनकम, या खर्चे, और फिर नेट प्रॉफिट। तो ये जो खर्चे लेस किए गए यही डिडक्शन है, बस यही डिडक्शन है यहां। तो उसी प्रकार से आईओएस की इनकम अगर हमें निकालनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें किन किन, यानी इनकम में से कौन कौन से आइटम की डिडक्शन मिलेगी, कौन कौन से आइटम की डिडक्शन मिलेगी, वो हम देखेंगे यहां पर। अब देखिए कौन कौन से आइटम की डिडक्शन है। देखिए सबसे पहले कमीशन रेमुनेशन फॉर रियलाइजिंग डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है साहब, देखिए मुझे कोई इनकम अर्न हुई, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, और उसे कलेक्शन के लिए मैंने कोई बंदा रखा हुआ है, उसे मैं कोई कमीशन देता हूं, या मैं कोई इंटरेस्ट लोन लोन लिया इंटरेस्ट पे, और उसके बाद मैंने वो सिक्योरिटी खरीदी। अब मान लीजिए मैंने इंटरेस्ट पे लोन लिया 10 लाख रुपए का और मैंने सिक्योरिटी खरीद ली। अब उस 10 लाख की इंटरेस्ट पे, लोन पे मुझे इंटरेस्ट देना होगा, तो ये मेरा खर्चा हो गया। अब जो सिक्योरिटी खरीदी उन पे मुझे इंटरेस्ट मिली, तो गवर्नमेंट कह रही है जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगी उसमें से जो मैं ये लोन लेके खरीद रहा हूं सिक्योरिटी, वो ब्याज कितनी माइनस होगी वो बोला है। बस ये अमेंडमेंट हुआ है, प्लीज ध्यान से सुनना, ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट, दिस इज अमेंडमेंट, राइट। प्लीज सब लोग ध्यान से पढ़ें, मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चे कौन कौन सा इंटरप्रिटेशन क्या क्या लेता है इसकी, ध्यान से पढ़ें इसे। अब देखिए ये पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिए, 1 मिनट में समझ आएगा, मैं समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। मैंने 10 लाख का लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस मान लो मेरी बनती है 25
80,000 ये मुझे इंटरेस्ट देनी है। एक्सपेंस लिखा है मैंने, ध्यान रखना। अब मैंने इसकी सिक्योरिटीज खरीदी और उन सिक्योरिटीज पे मुझे इंटरेस्ट मिली, तो ये मेरी हो गई इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम, कुछ भी हो गई। मान लीजिए वो मेरी हो रही है 1,00,000 रुपए। एग्जाम्पल से समझिए, मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1,00,000 की मुझे ब्याज मिली, उन सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला जो मैंने लोन लेकर खरीदी। अब वो गवर्नमेंट कह रही है यहां पर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की आपको डिडक्शन देंगे। अब बताइए, कोई मुझे बता सकता है कि कितनी मिलेगी और मेरी फिर कितनी इनकम आएगी जो टैक्सेबल होगी? फटाफट बताओ कितना आएगा जल्दी से ना। पढ़ो दोबारा से, लैंग्वेज पढ़वाता हूं दोबारा। दोबारा पढ़ो लैंग्वेज, सही इंटरप्रिटेशन निकालो और सही आंसर लिखो। ये पढ़ो दोबारा। मुझे टैक्सेबल अमाउंट चाहिए, टैक्सेबल अमाउंट। हाँ, ये आया भाई नूर आलम का, बिल्कुल ठीक आया, एकदम सही आया। वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, जो भी इंटरेस्ट इनकम है आपकी उसके 20% से ज्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे। अब 20% इसका कितना हुआ? 20,000, और खर्चा कितना है? 25,000, तो बोले 20 लेस कर दो। तो ये आपका 80,000 आईयूएस की इनकम हो गई, और इस पर आपको क्या देना होगा? टैक्स। अमेंडमेंट ये हो गया। ठीक है तन्वी, एकदम सही बोला है आपने। तो बताइए सबको समझ आया कि नहीं आया प्रैक्टिकली? एकदम फटाफट बताएं। कुछ नहीं करना, जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुई इसका 20% कर लो, और फिर देखो खर्चा उससे ज्यादा है तो केवल 20%। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर ये खर्चा 18,000 होता तो क्या करते बताओ फटाफट से? 18,000 होता तो 18,000, तो फिर 18 लेस हो जाता, है ना? फिर 82,000 आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल नूर, श्वेता, दोनों का आंसर सही, संतोष का भी सही, सीता का भी सही, तरुण का भी, सबका सही, एकदम वेरी गुड। तो ये पॉइंट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स। अब देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है, अगर वो बिजनेस है तो बिजनेस में पीएनएल में डेबिट हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो बिजनेस नहीं करता फिर भी एम्प्लॉय रखा हुआ है, जैसे मान लो इंटरेस्ट, ये कमीशन वगैरह, रेमुनेशन वगैरह इनके लिए, मतलब कलेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो उस केस में फिर वो आपका जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है वो आपका टाइम से जमा करना है, विद इन टाइम, नहीं तो आपकी इनकम मान ली जाएगी और अकॉर्डिंगली डिडक्शन नहीं मिलेगी और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब बात आई रिपेयर्स, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन। देखो जो आपने प्लांट मशीनरी वगैरह लेट आउट की, अब वो कह रहे हैं उनकी रिपेयर, इंश्योरेंस वगैरह सारी डिडक्शन लेगी। यहाँ डेप्रिसिएशन शब्द भी लिखा हुआ है। चलो रिपेयर्स कितनी हुई, इंश्योरेंस कितनी हुई, वो तो हमने, चलो जो भी प्लांट एंड मशीनरी से जो भी कमाई हुई, फर्नीचर से हुई, बिल्डिंग से हुई, जैसे फैक्ट्री लेट आउट की थी उससे मान लो रेंट आया 1,00,000 और रिपेयर हुई 20,000, तो 80,000 टैक्सेबल हो गया। लेकिन ये प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन की कह रहे हैं हम डिडक्शन देंगे। तो अब बात आ रही है डेप्रिसिएशन के लिए रेट कहां से लें? ये डेप्रिसिएशन के लिए रेट कहां से लूं मैं? डेप्रिसिएशन कहां से निकलेगा बताइए फटाफट? ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आपसे, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल पीजीबी वाला रेट, वही वही टैक्स रेट्स, डेप्रिसिएशन के रेट्स आएंगे। बस फर्क इतना है, ध्यान से सुनना, आपने जब जवाब देना है इंटरव्यू में तो ये जवाब देना है कि सर पीजीबीपी वाले ही रेट्स हैं, जो शेड्यूल है वो रेट्स में, जो पीजीबी में सेक्शन 32 है और यहाँ पर सेक्शन 57 है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हमें डेप्रिसिएशन बिजनेस में लगाना है तो 32 में लगा देंगे, और अगर हमारा आईओएस का है तो 57 में लगा देंगे, दैट्स ऑल, बस ये आंसर है आपका। फिर आती है फैमिली पेंशन। अब मान लो एक्स है, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली में किसी को पेंशन मिलेगी लीगल एयर्स को, तो वो कह रहे हैं जितना भी अमाउंट मिला उसका 1/3 और 15,000 दोनों में जो लोअर है वो लेस करके बैलेंस इज टैक्सेबल। मान लो 1,00,000 रुपए मिलती है, 1,00,000 का 1/3 कितना हुआ? 33,000, 33,333। तो भैया 33,333 और 15,000, तो 33,000, 15,000 में 33,000 लोअर है, मतलब 15,000 लोअर है, तो 1,00,000 में से 15,000 की डिडक्शन देंगे और 85,000 आईयूएस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई डाउट फटाफट बताओ। चलिए अब वो कह रहे हैं एग्जेम्पशन अवेलेबल फॉर फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन जो अभी मैंने यहां टैक्स लगवाई, ये वो कह रहे हैं ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी किसके लिए? रिसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। अब गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं भैया? गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं इंडिविजुअल शुड हैव बीन इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए। ही शुड हैव बीन अवार्डेड बाई परमवीर चक्र, वीर चक्र और सच अदर गैलेंट्री अवार्ड एज नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट।
अगर ऐसे किसी व्यक्ति को मिलेगी, खुद मिलेगी तो भी एग्जेम्प्ट है, और उसके फैमिली मेंबर को मिलेगी, मान लो वो शहीद हो गया, तो उसके एंड में भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। फिर वो कह रहे हैं विडो, चिल्ड्रन, नॉमिनेटेड हेयर्स ऑफ डिसीज मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, आर्मी के व्यक्ति को अगर मिलेगी तो क्या होगा, विडो, चिल्ड्रन और नॉमिनेटेड हेयर्स ऑफ डिसीज मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स इंक्लूडिंग पैरा मिलिट्री फोर्स ऑफ द यूनियन, अगर इनको ही मिलेगी आर्मी फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स को भी, तो वो क्या होगा, आपका एग्जेम्प्ट होगा। कंडीशन क्या है, मेंबर की जो डेथ है वो इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज, यानी लड़ते हुए शहीद हुए, है ना, और जो उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था उसने ये सर्टिफाई कर दिया कि हाँ भैया वो आर्म फोर्स को उस समय सर्विस दे रहा था जब वो शहीद हुआ था, बस अलाउ। और मतलब टोटल क्या हो जाएगा, फैमिली मेंबर हो या खुद हो, अगर खुद शहीद हो गया तो फैमिली मेंबर, और अगर मान लो डिसेबल होके आया तो उस केस में उसके एंड में भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। एक्स ग्रेसिया पेमेंट कुछ नहीं होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मतलब भावनात्मक रूप से कोई पेमेंट कर देता है कि भाई अब एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो मैं उसके लीगल हेयर्स को, उसकी वाइफ को कुछ पेमेंट करूं ताकि उसके लिए उसका खर्चा चले, तो एक्स पेमेंट रिसीव बाय ए पर्सन और लीगल हेयर फ्रॉम द सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर यानी पीएसयू अंडरटेकिंग कंसिक्वेंट अपॉन इंजरी टू द पर्सन, डेथ ऑफ फैमिली मेंबर वाइल ऑन ड्यूटी विल नॉट बी टैक्सेबल। एक्स ग्रेसिया पेमेंट मिलेंगे, बंदा इंजर्ड हुआ या डेथ हो गई जब ड्यूटी पे था, तो वो भी उसके एंड में टैक्सेबल नहीं होगा। फिर इन्होंने लास्ट में क्या बोला, एनी एक्सपेंडिचर, देखो यही बात मैंने आपको पढ़ाई थी पीजीपी में, जरा बता सकता कोई मैंने किस सेक्शन में पढ़ाई थी वाली बात, पीजीबीपी का कौन सा सेक्शन था ये, यही बात वहां पे पढ़ाई थी, सेक्शन 37(1) जनरल क्लॉज, जनरल डिडक्शन था कि अगर कोई खर्चा पर्सनल नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का नहीं है, प्रीवियस ईयर में हुआ और इसी इनकम को अर्न करने के लिए किया है, तो सेक्शन 57 कह रहा है हम उसकी डिडक्शन दे देंगे और बची हुई इनकम पर आपको क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ऑफ कंपेंसेशन, एनहांस कंपेंसेशन, मैंने सेक्शन 45(5) पढ़ाया था आपको कैपिटल गेन में, उसमें जब हमें कंपेंसेशन या एनहांस कंपेंसेशन लेट मिलती है तो गवर्नमेंट से कई बार हमें उस लेट कंपेंसेशन पे इंटरेस्ट भी मिलती है, तो गवर्नमेंट कह रही है जब भी इंटरेस्ट मिलेगी, मान लो 10 लाख इंटरेस्ट मिली तो 50% की आपको डिडक्शन देगी गवर्नमेंट, यानी 5 लाख बचा, 5 लाख, इस 5 लाख पे आपको टैक्स देना होगा आईयूएस में, और उस ईयर में टैक्स देना होगा जिस ईयर में आपको प्राप्त हुई। बोलो समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ। फिर आता है बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शन। अब सर ये क्या होता है, एक बात बताओ, मेरे पास सिक्योरिटीज हैं, मुझे ब्याज मिलने वाली है जी, ब्याज मिलने वाली है, इंटरेस्ट, और मुझे पता चल गया यार अब ब्याज मिलने वाली है, तो मैंने क्या किया, ये सिक्योरिटीज किसी अपने जानने वाले को बेच दी, जेन्युइन ट्रांजैक्शन दिखाने की कोशिश की कि बेच दी। अब मैंने बेच दी तो ब्याज बताओ मुझे मिलेगी या उसे मिलेगी, उसे मिलेगी, बिल्कुल सही है आपका। अब उसने ब्याज ले ली और ब्याज लेने के बाद मैं उससे वो सिक्योरिटी पुनः वापस खरीद लेता हूं, पुनः। तो जरा बताइए मेरी इंटेंशन क्या थी, मेरी इंटेंशन ये नहीं थी क्या कि ब्याज को मैं उसके एंड में टैक्स लगवाऊं, बोलो हाँ है ना, मेरी इंटेंशन यही थी ना कि ब्याज उसके हाथ में टैक्स लगे, बस गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, बोले साहब दिस बदतमीजी विल नॉट बी बर्दाश्तेबल ना, दिस बदतमीजी विल नॉट बी बर्दाश्तेबल। बोले फिर क्या करोगे, बोले ऐसा है संजीव जी आपने ट्रांसफर की थी ना, कोई बात नहीं, अब जो ब्याज उसे मिली है उस ब्याज को हम आप में जोड़ेंगे और आपसे टैक्स लेंगे। मैंने कहा जी ये क्या बात हुई, बोले नहीं यही होगा। मैंने कहा जी उससे क्यों नहीं ले रहे हो, बोले उससे हम ले लेते अगर दो बातें होती। मैंने कहा क्या, पहला तुमने ये जान के नहीं किया, अनजाने में हो गया, अनजाने में ट्रांसफर हुआ फिर वापस भी आ गई, और दूसरा वो इंटरेस्ट इनकम चाहे तो उसमें जुड़े और चाहे तुम में जुड़े, दोनों जगह टैक्स लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बताओ मैंने जान की तो किया था ये काम कि ब्याज उसे मिले और टैक्स वो दे, तो अगर ऐसा मैं करूंगा तो उस केस में गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया कि भैया टैक्स आपसे ही लिया जाएगा, उससे नहीं लिया जाएगा, उससे हम तभी लेंगे जब आपने ये जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हो गया, और दूसरा चाहे वो इनकम आप में जुड़े चाहे उसमें जुड़े, टैक्स लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए पॉइंट एकदम क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताएं।
अब देखिए, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं सोशल मीडिया को ना कई बार मुझे बड़ा बुरा लगता है, और बुरा तब लगता है, हाँ इशिता, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, ये अनजाने में हो गया, ये कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलता है यार, मैं कितना भी बोलूंगा उसे उसे नहीं मानेगा डिपार्टमेंट। तो अनजाने तो कुछ होता ही नहीं है, पर पढ़ने के लिए ये चीज ठीक है ना। चलिए, अब मैं एक सवाल बताता हूं आपको। मैंने कई बार देखा है फेसबुक पे, और आप यकीन मानिए अच्छे खासे लोगों को जिन्हें मैं मान के चलता हूं कि टैक्स की नॉलेज होगी, जानते हैं फेसबुक पे क्या लिखते हैं? साहब देश का कानून देखो हमारा क्या है, फौजी वहां लड़ता है तो उसकी सैलरी पे तो टैक्स लग रहा है, और एमपी एमएलए हैं उनको सैलरी मिलती है वो टैक्स फ्री है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये बिल्कुल अफवाह है, ये चीज रूमर है। सही क्या है मैं वो आपको बता रहा हूं, और आगे से आप भी कहीं किसी से सुने तो उसे जवाब दें कि भैया ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है। अब देखिए, एमपी और एमएलए, पहले तो बताओ ये गवर्नमेंट सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट है? पब्लिक, गवर्नमेंट नहीं है तन्वी, पब्लिक। और पब्लिक है तो इसका मतलब इनका कोई एक एम्प्लॉयर नहीं है, पब्लिक है तो एम्प्लॉयर नहीं है ना। तो इनको जो भी सैलरी मिलेगी वो इनके हैंड में आईओएस में टैक्सेबल होगी, सैलरी हेड में नहीं होगी, पहली बात तो ये ध्यान रखिए आप। तो मैंने लिखा है रेमुनेशन रिसीव बाय एमएलए एमपी इज टैक्सेबल अंडर द आईओएस। फिर सर इन्हें एग्जम्पशन क्या है? एग्जम्पशन बता दो। डेली अलाउंस एमपी एमएलए और एमएलसी। अब आप सोच रहे होगे सर ये एमएलसी क्या होते हैं, कोई बताएगा व्हाट इज एमएलसी? व्हाट इज एमएलसी? बेसिकली होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जैसे हमारे एमपी के इलेक्शन होते हैं तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। तो लोकसभा में तो पब्लिक वोट करती है, और उसके बाद फिर राज्यसभा के लिए पब्लिक नहीं है, एमपी एमएलए ये सब मिल मिलू के राज्यसभा में अपने मेंबर पहुंचाते हैं। तो ये तो सेंट्रल लेवल पर हो गया। अब कुछ स्टेट ने क्या किया है, वहां पर भी दो हाउस है, अपर हाउस और लोअर हाउस, राइट? जैसे उत्तर प्रदेश में असेंबली भी है और काउंसिल भी है, ठीक है? तो वहां पर भी कोई लॉ है तो दोनों जगह पास होता है। तो बस ये समझ लीजिए जो काउंसिल है उसका मेंबर एमएलए मिलके बनाते हैं, है ना? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों एमएलए एमपी और एमएलसी, तीनों का रोल एक जैसा है, बस एक का शहर के लेवल तक, एक थोड़ा और ऊपर गया, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस तरीके से बनती है इनकी। एमपी की सीट पूरे सेंटर में आई, फिर एक स्टेट लेवल पर आ गई, इस तरीके से होता है आपका। तो अगर इन्हें डेली अलाउंस मिलेगा तो वो एग्जाम्प्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलेगा तो वो एग्जाम्प्ट है। क्यों तरुण? मेरे हिसाब से तो एमएलसी नहीं है दिल्ली में, नहीं है। दिल्ली में केवल असेंबली है, एमएलसी नहीं है, ठीक है? चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउंस ही ये एग्जाम्प्ट होगा आपका। अब देखिए अवार्ड्स की बात करते हैं। देखो भैया, अवार्ड कैश में हो काइंड में हो, है ना? अब बात ये आती है कि एग्जेम्प्ट होंगे, पर अगर स्पोर्ट्समैन को मिलेंगे तो भैया वो टैक्सेबल होगा। सर कुछ समझ नहीं आया, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। आज मान लीजिए हमारे आईसीआई ने एक क्रिकेट मैच रखा, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है दिल्ली में जो हमारा कौन सा स्टेडियम है, दिल्ली के स्टेडियम का नाम क्या है? चलो जो भी होगा, मुझे याद नहीं आ रहा दिल्ली के स्टेडियम का नाम। तो नहीं नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, अच्छा अरुण जेटली हो गया, पहले क्या था इसका नाम? फिरोज शाह, यस फिरोज शाह। फिरोज शाह कोटला, ये हमारा जो है वो मान लो मैच है, और हमारे आईसीआई ने बुक करा दिया ये। अब हमारा आईसीआई बोला कि भाई ऐसा है, हम अपने नॉर्दर्न इंडिया की स्टेट फैकल्टीज की टीम और चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम, इनको बुला लेते हैं, और स्टूडेंट की, 3 लोगों की टीम बुला लेते हैं। अब देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी प्रोफेशनल, फैकल्टीज भी प्रोफेशनल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं प्रोफेशनल हो गया। हमारा मैच हो रहा है, ध्यान से सुनना, हमारा मैच हो रहा है, और सपोज मुझे मैन ऑफ द मैच मिल जाता है, तो इस मैन ऑफ द मैच पे मुझे कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, ऑल्दो आई एम प्रोफेशनल, ऑल्दो आई एम प्रोफेशनल, बट आई एम नॉट ए प्रोफेशनल एज ए क्रिकेटर, आई एम ए प्रोफेशनल एज ए टीचर। बट अगर यही विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा। बात समझ आई?
सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर। पॉइंट ये है कि भैया प्रोफेशनल क्रिकेटर को मिलेगा तो टैक्सेबल, और ऐसे ही आम आदमी को मिलेगा तो वो टैक्सेबल नहीं है। बस ये यहां तक हमारा चैप्टर था, बाकी रिकैप है। तो ये आप लोग, हाँ बिल्कुल, वो सब वैसे ही चलेगा तरुण, वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो अब स्थिति ये है कि हमारा आईयूएस भी खत्म हो गया, एक अच्छा चैप्टर। तो देखिए हमने पांचों हेड खत्म कर दिए। अब हमारा क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस ये चलेंगे। और एज आई टोल्ड यू कि मैंने वेडनेसडे तक खत्म करवाना है, तो कल मैं क्लबिंग और सेट ऑफ दोनों चैप्टर लूंगा, 2 चैप्टर कल खत्म कराऊंगा आपके। ठीक है, तो मैं अगले दिन के, वो बेटा डिविडेंड स्ट्रिपिंग उसमें आ जाएगा सेट ऑफ में, सेक्शन 94(7) डिविडेंड स्ट्रिपिंग और सेक्शन 94(8) बोनस स्ट्रिपिंग, दोनों मैंने उसमें कवर किए हुए हैं। तो मैं वहां करवा दूंगा, डोंट वरी, कराऊंगा, टेंशन मत लो। मुझे मालूम है जो टॉपिक टेक्निकल है ना, वो मैं सारे कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। और वैसे ही मैंने देखिए ऑलमोस्ट सब कराता ही जा रहा हूँ। डीम डिविडेंड मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि पहले जो है ना ये एक बार सिलेबस से हट गया था, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप। और सिंपल है, थ्योरी आती है तो आप एक बार देख लीजिएगा। बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शन यही तो कराया था दोस्त मैंने अभी, कि मैंने अगर मान लीजिए अपनी सिक्योरिटी ब्याज मिलने से पहले ट्रांसफर कर दी और फिर उसे ब्याज मिल गई, उसके बाद पुनः खरीद ली, तो ये ट्रांजैक्शन कहलाता है बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है सुभांशु, तो वो ब्याज मुझ में जुड़ी जाएगी और मैं टैक्स दूंगा। शर्त यह है कि ये जान के नहीं किया मैंने, और उसमें जुड़े चाहे मुझ में जुड़े, टैक्स लायबिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर वो टैक्स दे देगा, नहीं तो टैक्स मुझे देना पड़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो आज की क्लास एकदम क्लियर है आपको? फटाफट बताओ, सारा समझ आया? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा रहा। अब हम कल मिलेंगे